नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। दोस्तों, हम लोग इससे पहले पूरे 1 से लेकर 8 टेस्ट सीरीज अलग अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। तो ये 8 टेस्ट सीरीज जो है आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ सभी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही और कई भी पब्लिकेशन के आपको बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो कि आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, यह टेस्ट सीरीज नंबर 9 स्टार्ट होता है हमारा पहला प्रश्न से। और हाँ, ये बात भी जान लीजिए कि आपको पूरे इसमें 150 प्रश्न होंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी आपको सभी जनरल नॉलेज के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज नंबर 9 का। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली जो गर्म, शुष्क और पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। जो गर्म, शुष्क और पीड़ादायक पवन, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? वो है लू, जो कि दिल्ली और पटना के बीच चलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि जो लू का तापमान कितना होता है भारत में, वो होता है आपका 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका होता है 49 डिग्री सेल्सियस तक का इसका तापमान होता है। ठीक। और लू कब चलती है? ये जो लू चलती है उत्तर भारत में मई के अंतिम सप्ताह और जून के आपके मध्य के बीच में चलती है यह लू। ठीक है दोस्तों। और जो ग्रीष्मकालीन अवधि में कर्नाटक और केरल में जो वर्षा होती है, उसे कहा जाता है फूलों की बौछार। कहाँ होती है वो होती है कर्नाटक में होती है, और वो होती है केरल में होती है। ये दो जगह जो ग्रीष्मकालीन अवधि में जो होती है वर्षा, उसे कहा जाता है फूलों का बौछार। अब चलिए, नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न। भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? उस कंपनी का नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड, जिसको 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा प्रदान किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी जान लीजिए, जो एक है आपका एक राइट्स जो है ना, राइट्स लिमिटेड को भी जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है आपका बेंगलुरु शहर में। यानी कि बेंगलुरु शहर में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। अब चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े की नाम क्या है? उस बछड़े का नाम है, पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम गंगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पहला जो क्लोन डॉली नामक भेड़ बनाया गया था, क्या है? डॉली जो नाम का था वो भेड़ बनाया गया था पहला। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 गंगा हो जाएगा। इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि डॉली नामक भेड़ पहला बनाया गया था। ठीक। और जो चीन द्वारा जो दुनिया का पहला क्लोन जर्नली जो है आर्कटिक भेड़िया बनाया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था माया। ये भी याद रखिएगा, जो चीन के द्वारा बनाया गया था। चौथा प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? देखिए, एक सुडौला लैंड है, दूसरा पश्चिमी घाट है, तीसरा वालासिया है, चौथा इंडो बर्मा है। तो जो वालासिया जो है जैव विविधता जो है स्थल, वो भारत में मौजूद नहीं है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यह नहीं है। और ये जान लीजिए ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में सुंडा और साहिल के बीच। कहाँ? इसे सुंडा और साहिल के बीच यह स्थित है। साहुल वालासिया जो है जैव विविधता स्थल। पांचवा प्रश्न है। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से भी होकर गुजरता है? यानी किस स्टेट से होकर गुजरता है? तो वो गुजरता है सिक्किम से होकर गुजरता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है राजस्थान के अलवर और सिक्किम के गंगटोक से गुजरता है। कौन सा है? 27 डिग्री अक्षांश। ये आपका जो गुजरता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, सिक्किम और राजस्थान के बीच से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो 27 डिग्री अक्षांश है। और भूमध्य रेखा को कितना डिग्री अक्षांश माना गया है दोस्तों? वो है 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा को माना गया है। ये भी आप याद रख लीजिए। चलिए, अब हमारा छठा प्रश्न है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3
भारत के किस राज्य में स्थित है? जो 3 है वो स्थित है आपके केरल स्टेट में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आप निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो भारत से जो जुड़ी हुई नहीं है वो म्यांमार तो जुड़ी हुई है, भू सीमा चीन भी जुड़ी हुई है, बांग्लादेश भी जुड़ी हुई है, लेकिन तजाकिस्तान जुड़ी हुई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध कितने देश से है मालूम है दोस्तों? 7 देशों से है। जो कौन कौन है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोल मजमूदार, जो कि वर्तमान के अभी भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी जान लीजिए जो रोजर बिन्नी है वो बीसीसीआई के क्या हैं? अध्यक्ष हैं दोस्तों अभी वर्तमान में। और ये जो आघव जो अर्जुन जी हैं वो क्या हैं दोस्तों? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आघव अर्जुन जी। और जो है आपके अमोल मजमूदार हो गए वो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है दोस्तों भारत रत्न। ये पहला नंबर का भारत रत्न है और दूसरा जो है पद्म विभूषण है। और तीसरा क्या है दोस्तों? यह है पद्म भूषण। और चौथा जो है दोस्तों आपका पद्म श्री है, ये आप याद रखिए 4 नंबर में। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी आपका 1954 ईस्वी से भारत रत्न की शुरुआत हुई। और भारत रत्न पहली बार किनको मिला था? 3 लोगों को मिला था। पहला आपको मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरे सर सीवी रमन को और तीसरा श्री राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। चलिए अब 10वां प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले लोगों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले लोगों को दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है आपको साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खोला गया? किस राज्य में खोला गया था? वो है नागालैंड में राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पूर्वोत्तर में नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज 2023 में खुला है। और जो नागालैंड राज्य को जो दर्जा मिला वो कब मिला? वो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को मिला, ये याद रखिएगा। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को राज्य का दर्जा मिला था। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगी? इसकी मेज़बानी करेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 13वां प्रश्न है किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? उन लेखिका का नाम है शिव शंकरी, जिन्हें सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया गया? उस तारीख का नाम है 2 दिसंबर 2011 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, कौन होगी? वो होगी आपका इंदौर, पहली एड्रेस सिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो इंदौर जो है MP का यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और स्वच्छता सूचकांक में क्या है दोस्तों? नंबर 1 पे लगातार बना हुआ है। सबसे स्वच्छ सिटी, क्लीन सिटी इंदौर ही है। 16वां प्रश्न आपके देखिए, अभी इसमें मैथ से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग हर एक वीडियो में बता दिए गए हैं आपको कि 16 से लेकर जो भी 30 प्रश्नों तक आपको मैथ के प्रश्न होंगे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा एक एक कर वीडियो को पॉज करके। हम लोग इसमें बस जीके के प्रश्न ही बनाएंगे। हम लोग जितने भी सेट कवर किए हैं सभी में हम लोग जीके का प्रश्न ही हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए इस सेट का फिर 31वां प्रश्न स्टार्ट होता है जीके से रिलेटेड। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? वो है आपका विनय पिटक, जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अधम पिटक या सूत पिटक,
ये चारों दिए हुए हैं। इसमें विनय पिटक में जो है त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है मुख्य बौद्ध साहित्य जो है कौन सा है, वो है त्रिपिटक है, मुख्य बौद्ध साहित्य। 32वां प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? वो है लाहौर में स्थित है। लाहौर में एक शहादरा जगह नामक है, वहाँ स्थित है। और बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? वो स्थित है काबुल में, बाबर का मकबरा। ये तीनों आप जान लीजिए, ये हुमायूं का दिल्ली में, और जहांगीर का लाहौर शहादरा में, और बाबर का काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो इसके लिए विख्यात हैं जुबलैंट युद्ध। सॉरी दोस्तों, इसका आनंद विख्यात करने के लिए कौन विख्यात है दोस्तों? वो हैं बाबा आमटे। बाबा आमटे जो है वो विख्यात हैं आनंद वन स्थापित करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अमीर खुसरो सरोद जी नहीं दोस्तों, सरोद वादन से इनका संबंध नहीं है। वे अमीर खुसरो जो सितारे के आविष्कारक थे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि युग्म सही नहीं है। बाकी ये सभी युग्म सही हैं। भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं, उत्पल दल फिल्म से, और शंभू महाराज कथक से। वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? इसका आयोजन होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है हर 4 साल पर इसका आयोजित किया जाता है दोस्तों। और जो 2023 में भारत में आयोजित जो है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जो है जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। अब नेक्स्ट हमारा 36वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक का आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल में है, वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है पश्चिम बंगाल में, विक्टोरिया मेमोरियल, WB वेस्ट बंगाल। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो माउंट एवरेस्ट नाम जो है भारत के एक जो महासर्वेक्षक थे उनके नाम पे रखा गया है माउंट एवरेस्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपादित वर्ग की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? वो करता है स्वयं सहायता समूह। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस शास्त्री अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। वो अर्थशास्त्री का नाम है कार्ल मार्क्स। कौन से हैं? कार्ल मार्क्स हैं। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? वो था आंध्र प्रदेश का, AP आंध्र प्रदेश इसका जनजातीय विद्रोह था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, चेचू जनजातीय विद्रोह। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। तो निम्नलिखित में से उस वंश का कौन सा था? उस वंश का नाम था शुंग वंश, जो जिसने मौर्य सम्राट बृहदत्त का हत्या करके नया राजवंश की स्थापना किया था। यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना लाया गया था 1937 ईस्वी को। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1784 ईस्वी में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? वो मिला है मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में जो है कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए फिर 46 प्रश्नों से आपके ये मैथ के प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, और जो भी आपका आंसर होगा हम लोग लास्ट में वीडियो के अंतिम में आंसर को दे देंगे, जिसमें आप मिलान कर लीजिएगा कितने आपके प्रश्न मैथ के सही होते हैं, रीजनिंग के प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए 61वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? उसका संबंध है राष्ट्रपति का महाभियोग से। कौन सा महाभियोग से? याद रखिए अनुच्छेद 61 महाभियोग। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंध है?
वो भाग का नाम है भाग 10। कौन सा? भाग 10, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी दोस्तों इसका है भाग 12 है, जो कि वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। भाग 12 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन बी इसका होगा आपका 61 जो है राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्व को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? वो आया था 1892 ईस्वी को। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? 1892 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? कौन सा आंग्ल नेपाल? वो लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? उसकी आधिकारिक भाषा है बर्मी। क्या है? म्यांमार का जो राजधानी बर्मा है, तो इसका आधिकारिक भाषा जो है वह है बर्मी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो घोषित किया है उत्तराखंड के राजधानी, उत्तराखंड के राज्य की को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? वो है लिपि शाहमुखी लिपि। कौन सा? शाहमुखी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो है राष्ट्रपति की आकस्मिकता निधि, राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि या राज्य की समेकित निधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राज्य की संचित निधि से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। तो राज्य के सभी आय वर्गों के वृद्धाजन इसमें शामिल हैं, सही है। यह जो वृद्धाजन को देय है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये भी सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धाजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है। तो जी नहीं दोस्तों, इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वर्गों के वृद्धाजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी का करेक्ट आंसर है और ये गलत है कथन। नेक्स्ट है 17वां मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह प्रकाशित किया जाता है UNDP के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चयन करना है। तो असत्य कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालिनोबिस के विचारों पर आधारित थी, यह तो कथन सत्य है दोस्तों। तो महालिनोबिस ने कोलकाता में एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी कथन उनके बारे में सही है। तो जो भी कथन है नहीं ये असत्य है और नहीं ये असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, न तो 1 और ना ही 2। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष का संबंध है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष का संबंध है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया? वो किए थे 2 अक्टूबर को 1959। गांधी जी के जो जयंती है 2 अक्टूबर, और कब किए थे? 1959 ईस्वी में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन 20 तारीख को हुआ, और कौन था? वो था नागौर है पहला ग्राम पंचायत, ये याद रखिए जीके का प्रश्न। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? क्या मैन ऑफ द मैच, उस मैच का मैन कौन थे? वो घोषित किए गए मोहिंदर अमरनाथ जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, जो कि कब लागू हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी ईस्वी में हुआ था, इसी एक्ट के विरोध में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिससे संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है। तो ये आ गया आपका रीजनिंग के प्रश्न। तो रीजनिंग के प्रश्न को फिर आप सॉल्व कीजिएगा। इससे पहले मैथ के सारे प्रश्न थे, अब ये रीजनिंग के प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों को आप एक करके सॉल्व करते जाइए रीजनिंग के प्रश्नों को, और लास्ट में आप आंसर से मिलान कर लीजिएगा कितने आपके रीजनिंग के प्रश्न, मैथ के प्रश्न सही हैं, कितने गलत हैं आपके ये 150 प्रश्नों वाला सेट में। तो चलिए 9वां सेट में आपका 91वां प्रश्न आ गया फिर से जीके का। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इन कौन थे? वो थे लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन भारतीय वायसराय का नाम था उस समय के। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? वो अर्थव्यवस्था का नाम होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो हमारा भारत का जो आपका अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपका इंडिया का है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? 93वें प्रश्न वो है राज्यों के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बाकी इन सभी को नियुक्त किया जाता है, इन्हें नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? वो उसका नाम है फ्यूजियामा। कौन सा ज्वालामुखी? वो है फ्यूजियामा, प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण? वो है परतदार चट्टान का उदाहरण है लोएस्ट चट्टान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पर्णवृंत का एक अंग है, किस चीज़ का अंग है? पक्षी का, मनुष्य का, पेड़ का या जानवर का? वो अंग है एक पेड़ का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिंक सल्फेट हेप्टाइट जो कि है आपका JnSO4 7H2O को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं उसे? श्वेत तूतिया। क्या किस नाम से? श्वेत तूतिया के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वाइट विट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी कीट जो है दीमक जो है लाभकारी कीट नहीं है दोस्तों। इससे जो दीमक लग जाने से आपके लकड़ी सड़ जाते हैं। बाकी ये लाख कीट लाभकारी है। मधुमक्खी से आप सभी जानते हैं कि मध निकलता है, रेशम कीट से रेशम मिलते हैं। बाकी ये लाभकारी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 99वां प्रश्न क्या है फिर से। AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? वो किया जाता है विभक्त विलय दीपवर्तक का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? वो है ब्रायोफाइटा। कौन से? ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत में उभयचरों के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है? किण्वन, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, क्या कहा जाता है? हाँ, किण्वन इसका करेक्ट आंसर होगा। किण्वन जो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजित इलेक्ट्रॉन में क्या मौजूद होते हैं? परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं संयोजी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्रामी के सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? उसे कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? वो इकाई का नाम है जूल। जूल का उपयोग करते हैं किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इसको मोल का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसी भी पदार्थ को मात्रा के लिए मापने के लिए हम लोग मोल का उपयोग करते हैं, मोल को, जूल का नहीं दोस्तों। जूल तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में इसका आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? उस सिद्धांत का नाम है फोटोवोल्टाइक प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। नेक्स्ट आपका फिर देखिए आपका रीजनिंग के प्रश्न है 106 से। तो ये सभी आप प्रश्नों को आप बनाते जाइएगा, जो भी है 106 से लेकर आपके पूरे 120 प्रश्नों तक आपके सभी रीजनिंग के प्रश्न होंगे। 120 प्रश्नों के बाद हम लोग चलिए 121वां प्रश्न आते हैं।
पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। उस ब्राउज़र का नाम है मॉजिक। कौन सा? मॉजिक ब्राउज़र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर का नाम है दोस्तों मानव मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सही कथन की पहचान कीजिए। तो जूल शक्ति का मात्रक है जी, नहीं दोस्तों। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, नहीं दोस्तों। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होती है। किस संख्या के बराबर होती है? वो होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी का संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। याद रखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना प्रतिजीवी बिना जैवाणु दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन होती है। इसका कारण यही होता है कि विषाणु जो कि वायरस होते हैं वो परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वो क्या समायोजित करता है? ऐसा करके वो करता है सितार की डोरी की आवृत्ति को अनुपात यंत्रों की आवृत्ति के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा होती है, उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? अचर होती है, न बढ़ती है न घटती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइट डिटेक्टर जो उपकरण है के रूप में जाना जाता है, लाइट डिटेक्टर वो जाना जाता है पॉलीग्राफी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेल्सों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? वो किया जाता है GAS का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पारितंत्र में उपयोगी एक जो पोषी स्तर को अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध जो है 10% ऊर्जा किस रूप से जाती है? वो ऊर्जा जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसमें? केमिकल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के ज्वार से ढकने पर क्या होगा? उससे हो जाएगा और मोमबत्ती क्या बुझ जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पीतल इसमें से किसका मिश्रण है? पीतल कितना मिश्रण है? पीतल का जो मिश्रण है दोस्तों वो है 30% आपका जस्ता है और आपका 70% क्या है? आपका तांबा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रख जाने पर किसी के साथ अपक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। वो करती है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने पर सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? उसका नाम है स्पाइरोगाइरा। जिसों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है। ये देखिए आपका 136 प्रश्न फिर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हुए, जो कि पूरे 150 प्रश्नों तक आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर करके सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। देखिए 146, 47, 48, 49, 50 ये आपके पूरे आपके हो गए रीजनिंग के प्रश्न हो गए। तो चलिए दोस्तों, और ये आपका हो गया आंसर की। जब आप सभी सेटों को बना लीजिएगा, 150 प्रश्नों वाले मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को बना लीजिएगा, तो आप इस आंसर की से मिलान कर लीजिएगा कितने आपके प्रश्न सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो दोस्तों यह हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।